Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपका जो भी 28 तारीख को क्लास 6 का सैनिक स्कूल का पेपर हुआ है उसके आंसर शीट के रिगार्डिंग। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आप सभी लोगों ने अपनी आंसर शीट को ऑलरेडी मैच कर लिया है दूसरे चैनल वगैरह से, लेकिन ठीक है, जो भी है कर लिया, अच्छी बात है। हम लोग हमारा टास्क पूरा कर रहे हैं और क्या है ना, एक दो क्वेश्चंस मुझे गलत नज़र आए हैं, इसलिए मैं एक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और आंसर शीट हमारी यस्टरडे यानी कि कल ही रेडी हो चुकी थी, थोड़ा समय नहीं मिल पाया इसलिए हमने वीडियो कल नहीं बनाया, लेकिन अब बना रहे हैं और आप उसको एंजॉय करें। ठीक है, और ये आंसर शीट हमारी पूरी टीम ने मिलकर बनाई है, जिसमें गौरव सर ने अपना योगदान दिया है, शानू सर ने अपना, और भाई तो छोटा मोटा आदमी यार काम कर ही लेता है। ठीक है, और साथ में हमारा पूरा प्लान था कि हम तीनों टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर आते और काम करते। अब चूँकि उस दिन डिनर पार्टी थी तो इन लोगों ने ऐसा खाया कि पहले सस्ता आइटम, फिर महंगा आइटम, फिर सस्ता आइटम, तो लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के साथ में, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम तो पता ही है आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। तो क्लास 6 का ये सैनिक स्कूल का पेपर है और मेरे प्यारे बच्चों ये सेट डी वाला पेपर है। ठीक है, यहाँ पर ये लगा दिया है ताकि आपको लग जाए, क्योंकि जिस बच्चे से पेपर लिया था उसने गोले वोले भर रखे थे, तो हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन को वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, देन पीडीएफ बनाई उसकी, और ये हमारा फॉर्मेट रहता है। तो आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ से कंसिडर करके चलना, यानी कि सैनिक स्कूल में जो आपका पेपर सेट डी है वो यहाँ से शुरू होता है। फटाफट करने का प्लान करेंगे, आप अपने आंसर मैच कर लेना। जो रेड कलर में बोल्ड लेटर्स में आपको दिख रहे हैं ये आपके आंसर हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूंगा बिकॉज वो भाई का थोड़ा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, और बाकी आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए जाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा था फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। और मेरे प्यारे बच्चों, 7 बार मैंने पूरे 1 साल में इंग्लिश का पूरा कोर्स रिवाइज कराया था। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करना है, टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आपको टॉपिक पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा कि बच्चों ने अधिकतर टू का यूज कर दिया होगा। क्यों कर दिया होगा, क्योंकि उनके माइंड में एकदम से आता आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मुंबई, ये सारी चीजें, तो गोइंग टू के साथ में एकदम वो फ्लो में बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली गोइंग के साथ में ऑफ का यूज होगा, जो कि एक फ्रेजल वर्ब को बनाता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि वो समझते हैं द स्पीकर इज गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जो स्पीकर बेसिकली वो अपने सब्जेक्ट से भटक गया। डन, तो इसका आंसर है हमारा बी वाला। फटाफट से डिस्कस करेंगे। दूसरा है अकबर्स आर्मी फिल इन द ब्लैंक्स द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़। यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। ठीक है, जहां पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, और साथ में पेरेंट्स जरूर बैठ के देखें कि सर ने क्लास में क्या कराया है, और जो मॉक टेस्ट लिए उसमें कैसे क्वेश्चंस दिए थे हमने, और पेपर इनका फाइनल कैसा आया है वो भी आप देख के चले। एक एक क्वेश्चन इनसे कराया था कि नहीं कराया था, ये आप अपने बच्चे से स्वयं पूछें वहां पर। तो सीज यानी कि स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट है, मैंने आपको करा चुका था अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर ये वाला आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बच्चे, एक तो होता है सीज फायर, जो भी आपने सालार वगैरह देखी होगी तो बच्चों के माइंड में वो वाली स्पेलिंग रहेगी, लेकिन वो गलत है। यहां पर क्या लिखा है, अकबर्स आर्मी सीज द कैसल ऑफ चित्तौड़गढ़, यानी कि अकबर की जो आर्मी थी उसने चित्तौड़गढ़ के किले को कब्जा लिया, यानी कि हथिया लिया। तो यहां पर SEIZED वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए थे या नहीं कराए थे, ये भी आप ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन बच्चों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर। ये इडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे कि नहीं कराए थे, बताओ। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने तो सभी कराया लेकिन हम तो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, मुझे ये भी एहसास है। ठीक है, बीट द एयर, बेसिकली मैंने आपको ये भी कहा था इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पर जैसा उसका मीनिंग दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब बीट द एयर मतलब क्या, नॉर्मल अगर देखा जाए, बीट मतलब मारना, एयर मतलब हवा को मारना, तो नहीं। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, देखो सीधा सा फंडा है, आप हवा को मार नहीं सकते। क्या आप मारो, कितना मारोगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो उसका मीनिंग क्या निकलने वाला, टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। आप जितने भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो सब यूजलेस हैं, इसलिए इसका आंसर ए है। फोर्थ क्वेश्चन पे जाएं तो चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड।
अब देखना मेरे प्यारे बच्चे, मुझे जो सबसे ज़्यादा डर आपका लग रहा था वोकेबलरी का, यानी कि उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड वगैरह जो मैंने आपसे बोले थे कि यहाँ पर जिसने बाजी मार ली वो 25 में से 25 ले जाएगा, लेकिन आपके कितने इजी वोकैब दिए, थ्रीट माने धमकी देना। अब क्या आप बेसिकली इसका अपोजिट भी नहीं बना सकते इसमें देखने के बाद में? तो इसका आंसर आएगा सेफ्टी, सुरक्षा रखना अपने आप की, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड। स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे और प्रैक्टिस भी कराई थी, ठीक है। तो इसका सैंक्शन, इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। तो कंक्लूड करते हैं, फर्स्ट का आंसर है हमारा बी, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है हमारा ए, फोर्थ का आंसर है हमारा सी और फिफ्थ का आंसर है हमारा ए। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सेट नंबर हमारा डी है, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन आप सभी के सेम रहने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो चूज द अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अच्छा, इसमें स्पेलिंग वाला था और इसमें अपोजिट वाला वर्ड। अब देखो इसमें क्या है, फॉरगिवनेस, फॉरगिव मतलब माफ कर देना अल्टीमेटली, ठीक है। अब रिस्टोर, विदड्रॉ और डिक्लाइन और रिवेंज, माफी मांग देना, क्षमा कर देना और बदला लेना, दोनों में अलग अलग अपोजिट होगा एक दूसरे के, तो रिवेंज इज अ राइट आंसर। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आर्टिकल का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी, क्या बताया था सबसे पहले, अगर ए और एन वाला आना है तो क्या रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें बच्चे कहां गड़बड़ी करके आते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट ऑफिसर, ये लुशेंट की किताब में मेरे बच्चों ने जाने कितनी बार आपको क्वेश्चन मिल चुका होगा। तो अगर आपका ये भी आंसर गलत है तो आई डोंट नो यार, बहुत गंदी बात रहेगी यार, ठीक है। तो एन ऑनेस्ट ऑफिसर, इसका हिंदी अर्थ लिखो, ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये हो गया हमारा नाउन और इसको हिंदी में लिखो आप, तो एन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस। बोलो कराया था कि नहीं कराया था? जब टेंस पढ़ाया था तो टेंस के कितने टाइप के क्वेश्चंस कराए थे? सबसे बेसिक चीज कि टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और हमारा कमांडो ये क्वेश्चन भी गलत करके आया, इवन अनुराग भी ये क्वेश्चन गलत करके आया। और ये जो क्वेश्चन पूछा था द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये मेरे वाले नोट्स के अंदर ही बेटा लिखा हुआ था, ठीक है। यूज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिखा था टेंस वाले सेक्शन में, लेकिन ठीक है यार, अब फिर भी गलती करके आ रहे हो तो मैं क्या जवाब दे दूं बेटा यार, ठीक है। निराश नहीं हूं, मानता हूं बच्चे हो और एग्जाम हॉल में मनोदशा अलग रहती है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन कुछ चीजें जहां गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। तो 8th का आंसर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। 9th वाला है फिल इन द ब्लैंक, तो द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स ऑफ गुड। अब ये पहले तो बताओ कि कौन सा टॉपिक है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन कुछ कंफ्यूज हो होंगे। ये था मेरे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। बोलो कराया था कि नहीं कराया था, ठीक है। इसमें अधिकतर बच्चे प्रोडक्ट्स को देख के आर कंसिडर करके आ गए होंगे, ये वाला, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है मेरे बच्चों? द क्वालिटी इज, ठीक है। ये यहां पर सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा, ठीक है, कारण ये इसके हिसाब से वर्ब चलती स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो, तो ये फर्स्ट से लेकर 9 तक के अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हो तो जो रेड कलर में बोल्ड में दिख रहे हैं ये सारे के सारे मेरे बच्चों आंसर हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इजी सा आपका अनसीन पैसेज था, ठीक है, खाली पढ़ना था और लगाना था। मैंने आप सभी से बताया था कि अनसीन पैसेज को एग्जाम में कैसे क्रैक करते हैं, बताया था। एक बार उसको नजर डाल लेना पहले तो पूरा, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन देखो हमारे, इट इज बिलीव दैट अ पाशिमा शॉल इज एज वार्म एज, तो शुरू की 1-2 लाइन में देखो क्या लिखा है, इट इज बिलीव दैट पाशिमा शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर। 6 स्वेटर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? देखो 3 स्वेटर, 6 स्वेटर, 9 स्वेटर। अब बताओ ये फ्री के नंबर थे आपके 2, अगर आप ये भी गलत करके आ रहे हैं तो वेरी बैड यार, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट पूछा गया, द गॉड शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर। अब यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मेंशन करा होगा, ठीक है, द गॉड फ्रॉम विच पार्शियल करेक्टर फाउंड इन द अटेंडेंस मीटर, ठीक है, कि ये लिखा द गॉड शेड फ्रॉम सम देयर हेयर इन द समर। मिल गया? नहीं मिला तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको, ये लो, यहाँ से लेकर द गॉड शेड सम ऑफ द, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था तो हाँ बिल्कुल ये करेक्ट लिखा है यार इसमें। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला साफ साफ लिखा मेरे बच्चों। देखो इतने ही इजी मैंने आपको मॉक टेस्ट में प्रिपरेशन कराई थी, वरना 17 के 17 मॉक टेस्ट आप उठा के देख सकते हैं यार, ठीक है। 1 मिनट यार, कॉल है। हेलो सर, मैं आपको थोड़ा 15 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, ओके ओके, ऑल राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द गॉड शेड सम ऑफ देयर हेयर इन अ फर, बता दिया आपको। थर्ड क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं हमारा इसमें अनसीन पैसेज में।
चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर ऑलमोस्ट ऑफ वीविंग वन प्लेन पाशिमा शॉल इज मैड। ठीक है, अब क्या लिखा था इसमें, ये लिखा था आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग। ठीक है, साफ साफ लिख रहा है, मैं आपके सामने में कर रहा हूँ बेटा। आल्दो आई अंडरस्टैंड कि टीचर और स्टूडेंट में जमीन आसमान का अंतर रहता है, लेकिन फिर भी अगर एक बार प्रेम से पढ़ते सारे जवाब उसमें मिल जाते। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या लिखा है, कोड ऑफ वार्म हेयर ग्रोस। अब इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच हेयर फ्रॉम द गिवन वर्ड। हेयर इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चों, कितनी बार बोला था आपसे कि जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फंक्शन के हिसाब से। हेयर, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि नाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की कैसे आइडेंटिफाई करना है। माई हेयर, ठीक है, पॉजिटिव केस लगा दिया, गिवन वर्ड लगा दिया, सेंसिबल बन रहा है, नाउन है। ठीक है, तो आंसर क्या है मेरे बच्चों इसका, नाउन। चूज द अपोजिट ऑफ थिक। थिक माने क्या होता है, हम सब जानते हैं जाड़ा मोटा। ठीक है, इसका है क्या आएगा, पतला, थिन। तो 1 से लेकर 14 तक आप क्वेश्चन देखो और इसमें ये बताओ कि क्या शशांक सर आपने जो पढ़ाया है उससे कुछ बाहर गया अभी तक, बताओ। नेक्स्ट देखो इसमें आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म, ये फ्रॉम कर दिया। ठीक है, गड़बड़े, थोड़ा आइडिया फॉर्म कर देना उसको। ठीक है, अब एडजेक्टिव को पकड़ना था उसमें। बर्ड्स क्या है, सब जानते हैं, नाउन है। एलिमिनेशन मेथड लगा लो यार, नहीं आ रहा मेरे बच्चे, घबराओ नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा के देखो। बर्ड्स क्या है, नाउन है। फाइंड की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब है हमारी। बचता है हमारा ये एस और ईएस, और हाई हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव रहेगा हाई। जैसे हम कहते हैं ना कि हाई वॉल, ठीक है, ऊंची दीवार, तो दीवार हमारा नाउन हो जाएगा, उससे पहले वाला वर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव रहेगा। क्यों, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो हाई क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब इतने इजी और मासूम से क्वेश्चन दिए आपको। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री पढ़ाई थी आपको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, प्यारे बच्चों। अब क्या है, आई है फिल इन द ब्लैंक्स मनी इन माय पॉकेट। मोर कब आता है, कंपैरिजन में। क्या किसी प्रकार का कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, नहीं आता। मैनी नहीं आएगा, डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आता है। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है। क्या यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हो रहा है, नहीं आ रहा। बचता है क्या हमारा, नॉट सो मोर। एलिमिनेशन लगा दिया, कंफ्यूज हो रहे हो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, खत्म बात यार। ठीक है, 16वें क्वेश्चन के बाद में आते हैं हम लोग 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन के बारे में अगर जाएं तो चूज द वर्ड, ठीक है, दैट इज अपोजिट ऑफ रियल। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इमेजिनरी। लो, मतलब ये वोकैबुलरी भाई कर रहा है यार, तो तुम्हें तो आनी चाहिए थी कम से कम यार। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव, न जाने कितनी बार पढ़ा है यार। इवन फोन में भी हम लोग फोन कॉल रिसीव करते हैं, तो ये तो बेटा इतना इजी क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट है इसमें, इसका आंसर है ए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद अंडरलाइन वर्ड। देयर, अब कान खोल के ध्यान से सुनना, ये THE और THER, देर और देर वाला डिफरेंस पता था, देर माने वहां और देर माने उनका। दे का पैसी फॉर्म रहता है। एग्जाम से 28 तारीख को पेपर था, उससे 2 दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें क्या बताया था लास्ट में, कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। और आया कि नहीं आया, तो यहां पर क्या पूछा गया मेरे बच्चों, डिड देयर बस। अब यहां पर अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका तो प्लूरल होता ही नहीं, हटा दो। अपोस्ट्रोफी के रूप में कंसिडर नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट वाला भी हटा दो। अब यहां पर देयर अगर करते तो ये प्लेस के लिए रेफरेंस हो रहा है, लेकिन बस किसी प्लेस के लिए रेफरेंस होती है क्या। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, देयर, THEIR। ठीक है, और ये 19 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं एम्फेसाइज करके। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 20, वो देखो। मोहित वॉइस चेक करते रहना बेटा उसमें, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गॉट देयर। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, और कोई आए ना आए ये तो आएगा ही आएगा। बोलो आया कि नहीं आया। ठीक है, बिफोर के बाद और आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, बिफोर से पहले वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में बना है, तो उसके बाद वाला काय में बनेगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की वर्ब कौन सी दिख रही है, हेड लेफ्ट इज द राइट आंसर। नैनो सेकंड की क्वेश्चन थे ये। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हो और एग्जाम हॉल में मनोदशा अलग रहती है। लेकिन यहां पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से कम 25 में से 25 लाने चाहिए थे यार। ठीक है, कर दी गड़बड़ी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग। बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार प्रैक्टिस नहीं कराई होगी, और बोला था ये आएगा। अब आई नीडंट आस्क हिम क्वेश्चन मार्क,
रिटर्न सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव। साफ साफ लिखा है नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से हैं? ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अब सीधी बात है, आपको दिमाग लगाना चाहिए। निडंट पूछा है, इकलौता ऐसा एक ही वर्ड है, वो तो तुरंत दिख जाता। इसका पॉजिटिव बनेगा और नीड के साथ बनेगा भैया। और नीड क्या है? मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल वर्ब से हमारी क्या होती है वो आपको पढ़ा रखा था। क्वेश्चन टिक का क्वेश्चन बताओ, टफ था? इजी था यार, फिर भी गड़बड़ कर गए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लो, वर्ब का फॉर्म पूछ लिया उसने। द ट्रेन इज स्टॉप तो कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर इज आर एम के साथ में आता है तो या तो वो सेंटेंस नाउन या एडजेक्टिव के साथ बनेगा, जस्ट लाइक आई एम हैप्पी, ठीक है, या फिर वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जैसे आई एम वर्किंग। तो अगर इज आर एम आ रहा है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर इज आर एम के साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो आएगा नहीं। वॉज स्टॉपिंग आ सकता है बिल्कुल, नो डाउट की कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में और आईएनजी फॉर्म लगा है, लेकिन यहाँ पर सडनली की बात हो रही है। और कॉन्टिन्यूस क्या कहता है? दो चीजें, प्रेजेंट की बात होगी तो द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर कोई काम जो पास्ट में जारी रह रहा था उस टाइम पीरियड पे। स्टॉप्ड 110% सही है। हैज स्टॉप आएगा नहीं, कारण क्या है? हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो ईडी आता। तो ए और डी को तो हमने एलिमिनेशन से ही हटा दिया। बसता है कंफ्यूजन वॉज स्टॉपिंग और स्टॉप्ड, लेकिन सडनली की बात हो रही है, ट्रेन अचानक, ठीक है, द ट्रेन हैज स्टॉप सडनली, ट्रेन सडनली रुक गई। तो कोई भी सेंटेंस जो नॉर्मली देखा जाए तो वर्ब के ऊपर एंड हो रहा है, वो सेंटेंस काय में बनाया जाता है? पास्ट सिंपल के टेंस के अकॉर्डिंग। तो आंसर विथ रीजन आपको खुद को समझ में आना चाहिए था यार, और यही पूरे साल में प्रैक्टिस कराइए। वरना जितने भी पेरेंट्स और बच्चे साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चे से पूछो कि शशांक सर ने क्लास में कराया था इस तरीके से या नहीं कराया था। नहीं कराया हो तो सबकी फीस वापस, जाओ, ठीक है। पेरेंट्स आए, बच्चे को लेके आए और बोले कि हाँ सर आपने नहीं पढ़ाया, तो सारे बच्चों की फीस वापस, ठीक है। मैं 50 नंबर में से 50 की गारंटी लेने के लिए तैयार था, और मैंने 5 नंबर सब बच्चों के छोड़े भी थे, 5 क्वेश्चन की वोकेबलरी, लेकिन वोकेबलरी भी इतनी इजी लेवल की दे दी यार मेरे प्यारे बच्चों। अगर फिर भी गड़बड़ हो गई तो यार, ठीक है, नो डाउट कि रिजल्ट ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा आएगा इस बार, लेकिन फिर भी जहां गुंजाइश होती है आप और अच्छा कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी सी निराशा आ जाती है यार। और मैं अपने आप को यही बोल के समझाता हूं कि बच्चे हैं और एग्जाम हॉल में मनोदशा अलग रहती है। चलो, अब क्या लिखा है इसमें? चूज द करेक्ट हैविंग इंट्रांसिटिव। ये हो गया 22 नंबर का क्वेश्चन। चलो, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में पूछा है। मेरे वाले नोट्स का तीसरा या चौथे नंबर का पेज देखना, उसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बताया था। ट्रांसिटिव्स क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं। इंट्रांसिटिव क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करती है। इसके अलावा ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांसिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इसमें क्या है, अगर नहीं आता तो कम से कम पैसिव वॉइस ही बना लेते। इसका पैसिव वॉइस आप बना लेंगे, इसका पैसिव वॉइस भी बना लेंगे, इसका भी पैसिव वॉइस बना लेंगे, इसका नहीं बना पाएंगे। और इसके अलावा नहीं समझ में आता तो क्या देखो, इसके बाद में ये जो सब्जेक्ट हमारा, क्या ये ऑब्जेक्ट को कैरी कर रहा है? नहीं कर रहा। इन सब में हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें क्या पूछा था? इंट्रांसिटिव। देखिए, चूज द इंट्रांसिटिव वर्ब। तो इंट्रांसिटिव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये कारण क्या है उसका? कारण ये कि सर ये ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं कर रही, और ट्रांसिटिव हमारी ऑब्जेक्ट को कैरी करती है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। बताओ, प्रैक्टिस कराई थी। वेदर के साथ में क्या कंजक्शन आता है? और। वेदर और। तो यहां पर जब और दिख रहा था, कहां गया? आई डोंट नो, ये रहा और, ठीक है। तो वेदर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन वैसा वाला था कि आपको जो स्टार्टिंग का कंजक्शन का लूसेंट में पहला पेज था, उसके अंदर जो 63 या 64 जो पॉइंट थे उसी में था नॉट ओनली बट आल्सो लिखा था, ईदर और नीदर नॉर, उसमें लिखा था वेदर और। तो वेदर के साथ यहीं देख लेते मेरे प्यारे बच्चों, तो ही समझ में आ जाता। और हिंट भी दे दी उसने कंजक्शन, मैंने तो बोल्ड करके भी लिखा है। नेक्स्ट क्या था यहां पर? कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल आर्टिकल। राम इज फिल इन द ब्लैंक्स स्टूडेंट। अब यहां पर बहुत से बच्चों ने ए लगा दिया, राम इज ए स्टूडेंट, ठीक है। होम वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल का सीन क्या होता है। अब यहां पर राम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि राम इज द स्टूडेंट होम वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट लेस देन 35% मार्क्स। राम ही वो लड़का है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली कि वो 35% से कम मार्क्स अर्जित करेगा। तो राम के बारे में कहीं ना कहीं वो सारे बच्चे या जो भी इस बात को कह रहा है वो राम को जानता है ना, उसके बारे में उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आर्टिकल द का यूज होना था। अब ये 25 क्वेश्चन करने के बाद में मैं थोड़ा सा निराश हूं,
लेकिन हताश नहीं हो यार, ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर चैंपियंस। एक छोटा सा पेपर है, तो ठीक है, आप अपनी लाइफ में और भी आगे एग्जाम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कंसर्न सिर्फ इतना था, जब मैं आपसे कहता था ना क्लास में कि मेरे बच्चों एक भी क्वेश्चन आपका अगर बाहर चला गया तो नाम बदल देना भाई का, और बताओ इस पूरे 25 क्वेश्चन में से क्या कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पढ़ाया हो? फिर यार, ठीक है। तो अब कहानी में आगे चलते हैं, ठीक है। और अब जो सेक्शंस आएंगे उसमें भाई का रोल बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों लीजेंड टीचर हमारे, एक का गला खराब है और एक को तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। तो मैथ्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी, 27 का आंसर है ए। आपको दिख रहे होंगे रेड वाले जो बोल्ड लेटर्स हैं, ठीक है, उनसे हमने कर रखे हैं, और जो नहीं समझ में आ रहा उसको वर्बली बोल रहा हूँ। 28 का जो आंसर है बेसिकली वो है सी वाला ऑप्शन, ठीक है, ये दिख रहा है। 29 का आंसर है हमारा डी, 30 का आंसर है हमारा सी, 31 का आंसर है हमारा ए, 32 का आंसर है सी। ये स्पीड भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स कैसा है दुनिया जानती है यार, ठीक है, और भाई का मैथ्स तो गड़बड़ी है, ठीक है, इसलिए वन मैथ्स में हाथ ही नहीं डालते हैं। लेकिन मेरे बारे में पूछो, इंग्लिश और एसएसटी के बारे में, ठीक है, महाकाल की कृपा है। चलो 33 के बारे में बात करें तो आंसर है सी, 34 का आंसर है डी, 35 का सी, और 36 का डी, 37 का बी, 38 का आंसर देखते हैं क्या है, कहाँ गया? 38 का आंसर है हमारा सी, 39 का आंसर है सी, 40 का आंसर है बी, ठीक है, 41 का आंसर है ए, और 42 का आंसर है ए, 43 का है सी, 44 का आंसर है डी फॉर डॉग, ठीक है, 45 का आंसर है डी, 46 का आंसर है डी, 47 का है सी, 48 का है डी, 49 का है सी। 50 का आंसर देखा जाए तो ए, 51 का बी, 52 का बी, एंड 53 का बी, 54 का है ए, 55 का है सी, 56 का है ए, एंड 57 का है सी, 58 का है सी, 59 का है सी, एंड 60 का है, 60 का क्या है आंसर देख लेते हैं, 60 का है डी। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी बात को, कि ये सारे जो आंसर शीट हमने रेडी करी कंप्लीट पूरी, ये गौरव सर ने अपना मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट करा है, शानू सर ने जीके और रीजनिंग का किया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में बाय मिस्टेकली अगर आंसर गलत हो जाते हैं तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर हो गया है तो फिर भी हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब 61 के बारे में बात करें तो डी, 62 का आंसर है डी, 63 का आंसर है बी, 64 का है बी, 65 का है सी, 66 का सी, 67 का ए, 68 का सी, 69 का बी। 69 के बाद में 70 पे आते हैं तो 70 का आंसर है बी, 71 का बी, 71 के बाद कहाँ चले गए हम, 76 कैसे आ गया, ओके इधर है। 72 का है बी, 73 का है बी, 73 का हो गया हमारा बी, ठीक है, 74 का सी, और 75 का बी। उसके बाद में 76 का है हमारा सी, 77 का सी, 77 का, एक मिनट, हाँ बहुत बढ़िया, 78 वाला क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ गया इसका, 78 का है डी, 79 का आंसर है हमारा बी वाला, ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है इस स्क्रीन पे आप देख लेना। 80 का है बी वाला, और 81 का है सी वाला, 81 का है बी, 82 का है सी, और कहाँ गया 83, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर मुझे बताया गया था अपनी टीम के द्वारा कि यहाँ पर सर आपको दो प्यार भरे शब्द कहने हैं, कि क्वेश्चन नंबर जो 83 वाला है फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ए और सी में से ऑप्शन होगा, ठीक है, 121 और 135। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कि उन्होंने क्या रीज़न बताया था, कि इसमें शायद कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है तो कोई किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, और इसमें से सबसे अलग ये है, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग की बात आ रही है, तो फिलहाल तो मैं रीजनिंग थोड़ा बहुत प्लान कर भी सकता हूँ, लेकिन मैथ्स में मुझे नहीं आता है, लेकिन इसका आंसर आएगा ए और सी में से, ठीक है। दोनों ही दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसके आप आंसर नहीं ऐड करना जब तक एनटीए किस आंसर को मान रही है, क्योंकि यहाँ पर दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 83 वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ए और सी ऑप्शन में से किसी को ही मान सकते हैं, बी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। 84 का आंसर है हमारा ए, 85 का हमारा सी, 86 का है सी, 87 का हमारा डी, 88 का आंसर है सी, 89 का आंसर है हमारा डी, 90 का आंसर है बी, 91 का अगर देखा जाए तो क्या आता है भैया, 90 का आंसर 91 का आंसर है सी, 92 का आंसर है हमारा सी,
93 का आंसर है सी, 94 का आंसर है सी, 95 का आंसर है बी वाला, या फिगर देखते रहे स्टूडेंट्स। 96 का आंसर है हमारा बी। उसके बाद 97 कहाँ गया, हाँ ये रहा 97 का आंसर क्या आ रहा है, ए बी सी डी, ये वाला, ये है ना, हाँ ठीक है। 97 का आंसर है बी, 98 का आंसर है हमारा सी, 99 का ए, 100 का बी, 101 का है डी, 102 का है बी, 103 का ए, 104 का बी, 105 का सी, 106 का बी 24, एंड 107 का हुरो ट्रामाना वाला, ठीक है। 107 का ए, 107 की बात 108, 108 का है सी, 109 का ए, 110 का ए, 111 का बी, 112 का सी, एंड 113 का बी, 114 का डी, 115 का बी, 116 का ए, 117 का बी, 118 का है सी, 119 का है सी, 120 का है सी, 121 का ए, 122 का ए, 123 का ए, 124 का सी, हाँ इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। 125 का है बी आंट। 124 क्वेश्चन वाले में शायद किसी ने आंसर स्क्रीन बताया है, लेकिन एक एनसीईआरटी की एक बुक है, मैंने पढ़ रखी थी, चैप्टर मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आंसर साउंड होना चाहिए। तो 124 में साउंड और स्क्रीन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं साउंड को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो साउंड इज द राइट आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। और जो मैंने बुक पढ़ी थी, इसके अलावा एनटी क्या बताता है इसके बारे में, वो एनटी की जो आंसर शीट जारी होगी आप लोग उससे मैच कर सकते हैं। सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आंसर शीट थी, ठीक है। उम्मीद है कम से कम समय मैंने लिया होगा, स्पेशली इंग्लिश में टाइम ले लिया है आपका, और इसकी पीडीएफ भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। सो हर बार की तरह आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्दी हमारे नए सेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको मिल ही जाएगी, और इस आंसर शीट को आप मान के चलें। और जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, अगर किसी कारणवश नंबर अच्छे नहीं आए हैं और एक और अटेम्प्ट है, तो पूरा प्रयास करना, ठीक है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी प्रकार का आप बच्चों पर प्रेशर नहीं डालेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस बात को लें कि आप अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पे कभी नहीं थोपें, ठीक है। चाहे आप इसको डांट के रूप में ले लें या किसी भी रूप में ले लें, वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, आप हमें और आप अपने आप को देख लीजिएगा कि हम इस उम्र पे क्या कर रहे थे, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो मैं तो अंटियां खेल रहा था, ठीक है, आपका पता नहीं आप क्या कर रहे थे। तो अगर आज हमारे बच्चे उस रेस में आ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना, उन बच्चों का रिजल्ट कैसा भी रहे, ये मेरा उन सभी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, निवेदन है कि आप प्लीज़ बच्चों पर प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना। जो भी रिजल्ट आया उसको एक्सेप्ट करें और अपने बच्चे को बूस्टअप करें, ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका सपोर्ट करें, ठीक है। टिल देन बहुत जल्दी अब ऑनलाइन फास्टली हम लोग करेंगे प्लान, ठीक है। आज तो आंसर शीट रेडी करने के उद्देश्य हम लोग आए थे, ओके। तो फाइनली बस वीडियो को विराम देते हैं, और आप सभी को नमस्कार और जय श्री महाकाल। थैंक यू वेरी मच।